नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं देश का मूड मीटर। टीम मोदी शपथ लेकर अपने कामकाज में जुट चुकी है। विपक्षी नेताओं ने चुनाव के बाद सरकार बनाने की आस में कुछ वक्त के लिए बहुमत वाली राजनीति की, लेकिन नंबर नहीं था, इसलिए धीरे धीरे बैकफुट पर चले गए। लेकिन मोदी मंत्रिमंडल की लिस्ट ने विपक्ष को एक बार फिर से फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे दिया है। विपक्षी नेता टीम मोदी की लिस्ट दिखाकर जोर जोर से बोल रहे हैं कि देख लीजिए, मोदी जी को देश के करीब 21 करोड़ मुसलमानों में से एक भी ऐसा मुस्लिम नहीं मिला जिसको वो मंत्री बनाने लायक समझते। ये भी है कि जिस प्रकार से विस्तार हुआ है तो उसमें मुसलमानों को नहीं दिया गया है। बोल दीजिए। अब देखिए, इसमें तो लोगों का साफ दिखाता है कि कितना मन में उनके हेट्रेट है। और हम लोग तो चाहते भाई सब लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जो राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं आपस में टकराव पैदा कर राज करने की रही है। और ये देश सबका है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बहुत सब लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय दल है या जो कैबिनेट है, उसमें देश की जो परछाई है वो कहीं ना कहीं कम दिखती होनी चाहिए, इतनी है नहीं। तो मोदी के मंत्रिमंडल में किसी मुस्लिम के न होने पर विपक्ष ने जो हमला बोला है, उसी से जुड़े हैं आज हमारे सवाल भी, जिनका कि आपको देना है जवाब और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो जरा जल्दी से देख लेते हैं कि आज कौन कौन से सवाल हैं मूड मीटर में, जिसको कि स्कैन करके आपको जवाब देना है। सवाल नंबर 1, किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाने के मोदी के फैसले को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन ए है मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, ऑप्शन बी है मोदी दिखावा नहीं करते, और ऑप्शन सी है मुस्लिम प्रतिनिधित्व जरूरी है। क्या सोचते हैं आप? हमें बताना शुरू करिए। जरा सवाल नंबर 2 दिखाइए। मुस्लिम मंत्री ही मुसलमान का कल्याण कर सकते हैं, यह सवाल है। और ऑप्शन है आपके सामने कि कोई जरूरी नहीं है, मुस्लिमों को मुस्लिम मंत्री समझेंगे, ये ऑप्शन बी है। और ऑप्शन सी कि ये विपक्ष का झूठा नैरेटिव। जरा सवाल नंबर 3 दिखाइए। तीसरा सवाल है माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं? अब से पहले इसी तरह का माहौल बनाया जाता था, जब भी माइनॉरिटी की बात होती थी इसका मतलब था कि माइनॉरिटी की बात हो रही है तो माइनॉरिटी और मुसलमान दोनों जैसे एक दूसरे के सिनोनिम हो गए थे। और ऑप्शन ए है आपके सामने कि यह विपक्ष की साजिश है, ऑप्शन बी है बाकी अल्पसंख्यकों की अनदेखी करने का नैरेटिव है, और ऑप्शन सी है माइनॉरिटी में मुस्लिम सबसे पिछड़े हैं, इसलिए जब भी माइनॉरिटी की बात होती है मुसलमानों की बात होती है। तो ये 3 सवाल हैं जिसका कि आपको जवाब देना है। और जवाब कैसे देना है ये आपको पता है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे, आपके सामने इन्हीं सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब भर के उसे आपको सबमिट करना है और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरनी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो ये तो था आज का सवाल, और अब लौटते हैं आज के मुद्दे। विपक्ष की डिक्शनरी में माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम होता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर माइनॉरिटी में मुस्लिम के साथ साथ सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी भी आते हैं। उस हिसाब से अगर देखिए तो मोदी सरकार में अभी 5 मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। और वो 5 मंत्री कौन कौन हैं वो आपको एक बार जरा दिखाते हैं। तो सबसे पहले हरदीप सिंह पुरी सिख समुदाय से हैं, पेट्रोलियम मंत्री हैं और यूपी से राज्यसभा सांसद हैं। तो ये आप देखिए जरा। उसके बाद दूसरे जो मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, ये भी सिख समुदाय से आते हैं और ये लुधियाना सीट से चुनाव हारे हैं, बावजूद इसके इनको मंत्री बनाया गया है। किरेन रिजिजू बौद्ध हैं, इनको इस बार संसदीय कार्य मंत्री के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी बनाया गया है, और ये बौद्ध, ये अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। जरा आगे दिखाइए। जॉर्ज कुरियन ईसाई हैं और इनको अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, और इस बार ये भी चुनाव हारे थे, बावजूद इसके इनको मंत्री बनाया गया है, क्योंकि इन्होंने केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच बीजेपी की जो स्वीकार्यता है उसको बढ़ाने के लिए पिछले 25-30 सालों में बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा पार्टी मानती है। अब आगे बढ़िए। अगले जो मंत्री हैं वो हैं रामदास अठावले भी बौद्ध समुदाय से आते हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनको दिया गया है।
और राज्य मंत्री का दर्जा है इनका, और महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। तो ये 5 सांसद हैं, 5 जिनको की, या 5 मंत्री हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, और इनकी बात नहीं हो रही। बात क्या हो रही है कि भाई एनडीए के सरकार में इस बार कोई मुसलमान मंत्री नहीं, एनडीए सरकार में मुस्लिम मंत्री न होने का आरोप, इसको कैसे देखा जाए? इस हालात को समझने के लिए पहले यह समझना चाहिए कि इस बार एनडीए से कितने मुस्लिम सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो जवाब है 0। अब सवाल है कि कितने मुस्लिमों को बीजेपी ने टिकट दिया था? तो इसका जवाब है 1। बीजेपी की तरफ से केरल की मल्लपुरम लोकसभा सीट से डॉक्टर अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। एनडीए की दूसरी पार्टियों ने भी कुछ मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन सारे के सारे हार गए। जैसे लक्षद्वीप से एनसीपी अजित पवार गुट ने यूसुफ टीपी को कैंडिडेट बनाया था। लक्षद्वीप में 98% से ज्यादा मुसलमान हैं, 98% से ज्यादा मुसलमान हैं लक्षद्वीप में। और इस लक्षद्वीप को भारत के टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए पीएम मोदी ने क्या नहीं किया, और आपने तस्वीरें देखी होगी। लेकिन यूसुफ टीपी को कितने वोट मिले पता है आपको? 201 वोट मिले लोकसभा चुनाव में। जेडीयू ने भी एक मुस्लिम को टिकट दिया था, लेकिन वो भी हार गए। एलजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था, और इसी तरीके से बीजेपी के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी मुसलमान कैंडिडेट बहुत नहीं खड़े किए। और जब मुस्लिम सांसद जीतकर ही नहीं आए, तो ऐसे में किसी मुस्लिम को मंत्रिमंडल में शामिल करना एक तरह से दिखावे की ही राजनीति होती है, जो कि मोदी ने नहीं किया। ये समझने के लिए कोई पॉलिटिकल साइंस का कोर्स करने की अलग से जरूरत नहीं है कि किसी भी पार्टी को जो उम्मीदवार चुनना होता है उसके पीछे क्या देखा जाता है। उसमें सबसे अहम होता है कि जीतने की संभावना कितनी। और ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि जातीय धर्म वाला फैक्टर टिकट के बंटवारे में कितना मायने रखता है। तो दक्षिणपंथी और भगवा सियासत के केंद्र में रहने वाली जो बीजेपी है, वो हर सीट पर उसने भी ये टटोला होगा कि कौन सा उम्मीदवार असरदार होगा, कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत करा सकता है। चुनाव में मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ खुलकर बोलने के बावजूद बीजेपी को केरल की मल्लपुरम से मुस्लिम आबादी के लिहाज से एक मुस्लिम कैंडिडेट बेहतर लगा, तो उसने वहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। बाकी सीटों पे हालात नहीं थे, इसलिए नहीं उतारे गए। इसलिए बार बार कहना कि आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसमें कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, ये नैरेटिव भी एक तरीके से मुसलमानों को भड़काने और उकसाने वाला है। जो पार्टियां एनडीए सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रही है, उनकी भी हालत देख लीजिए। उन्होंने इस बार कितने लोगों को टिकट दिया और कितने लोग जीत कर आए। कांग्रेस ने 2019 में 34 मुस्लिमों को टिकट दिया, लेकिन इस बार 19, मतलब कमोबेश आधा। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार 8 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन इस बार सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया, हालांकि वो चारों जीते। आरजेडी ने पिछली बार 5 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार बिहार में लालटेन के टिकट पर सिर्फ 2 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में थे और दोनों हार गए। बंगाल से दीदी ने पिछली बार 13 मुसलमानों को उतारा था, इस बार 6 से आगे नहीं बढ़ पाई। तो क्या इन सब का मुसलमानों से लगाव टिकट के अनुपात में ही आधा हो गया? इन्होंने अगर कैंडिडेट की संख्या आधी कर दी इस बार, तो यह मान लिया जाए कि मुसलमानों को जितना प्यार करते थे या मुसलमानों से जितना लगाव था वो सब आधा हो गया। जाहिर सी बात है कि इन्होंने भी जीत की संभावना टटोलने के बाद ही मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या घटाई होगी। अब सवाल यह उठता है कि किसी मुस्लिम को केंद्र में मंत्री नहीं बनाने वाले मोदी ने पिछले 10 सालों में मुसलमानों के साथ क्या भेदभाव किया है? क्या कोई सरकारी योजना बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया कि इससे किसी मुस्लिम को फायदा ना मिले? क्योंकि किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाना यह साबित नहीं करता है कि मोदी मुस्लिम विरोधी है। उदाहरण के तौर पे कांग्रेसी सरकार में हर बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मुसलमानों को ही दिया जाता था। आप नहीं न हो तो आप उठाकर देख लीजिए, 2004 से 2014 तक सारे मुस्लिम मंत्री थे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में। तो क्या इस तरीके से इसको देखा जाए कि ये बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसियों के साथ भेदभाव कर रहे थे? मोदी सरकार पर भेदभाव के आरोपों की सच्चाई अगर आपको समझनी है तो आपको उन योजनाओं को देखना होगा जिससे मुस्लिम समुदाय को फायदा पहुंचा है। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ योजनाओं का जिक्र करता हूं।
यूपी में 2022 तक 45 लाख आवास दिए गए अलग अलग योजनाओं के तहत। आपको पता ही है कि गरीबों के लिए आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर शहरी आवास विकास योजनाएं तमाम चलती रहती, और इस योजना का लाभ उठाने वालों में 35% मुसलमान। आपको पता है कि यूपी में मुसलमानों की आबादी कितनी है? करीब 18% आबादी मानी जाती है, लेकिन जो गरीबों के लिए आवास योजना है उसमें उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी कितनी है? 35%। यानी कि करीब करीब 2 गुना, जितनी आबादी है उसके 2 गुना ज्यादा फायदा उनको मिला। और यह सिर्फ इसी योजना में नहीं, बल्कि ऐसी सारी योजनाओं में 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा वाली आयुष्मान योजना का कवर दिया गया। 9 करोड़ लोगों को, इसमें से 3 करोड़ मुसलमान हैं, यानी कि यहां भी 33%। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए गए, इनमें से 35% शौचालय मुसलमानों के घरों में बने। दुनिया की सबसे बड़ी फ्री राशन योजना जो चल रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें यूपी के भीतर 15 करोड़ लाभार्थी हैं जिनको मुफ्त राशन मिल रहा है, और इसका भी लाभ लेने वालों में 5 करोड़ मुस्लिम हैं, यानी कि यहां भी करीब 33%। साफ है कि किसी मुस्लिम को मंत्री बनाना मुस्लिम वेलफेयर का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। सोचिए जरा कि मोदी को दिखावे के लिए अगर किसी मुस्लिम को मंत्री बना भी देते हो, तो क्या मुसलमानों के लिए और कोई योजना नहीं चलाते? तो भी क्या उसको इसी तरीके से देखा जाता? यही विलाप करते इंडी गठबंधन के लोग। जरा जम्मू कश्मीर के बारे में सोचिए, करीब 70% आबादी मुस्लिम है यहां, लेकिन मोदी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस जम्मू कश्मीर पर रहा। विकास में बाधा बने 370 की बेड़ियां तो तोड़ी ही, साथ ही विकास के हर घर में विकास पहुंचे, हर आदमी को इसका फायदा मिले कश्मीर में, उसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहां के हर नौजवान के हाथ में कुरान के साथ साथ कंप्यूटर देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जिन युवाओं के हाथ में पत्थर थमा दिए गए थे, उनको पढ़ा लिखा कर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। क्या विपक्ष को यह तस्वीर नहीं देखनी चाहिए? या फिर वो उसी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे जो चुनाव के पहले बढ़ा रहे थे? चुनाव से पहले भी हमने देखा था कि कैसे वोट जिहाद से लेकर संविधान खत्म करने और सीएए के बहाने नागरिकता खत्म करने का एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ा गया, और उसके जरिए मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई थी। सवाल अब भी यही है कि क्या मोदी सिर्फ मुस्लिम मंत्री वाला जो झुनझुना थमा देते तो क्या उन्हें सेकुलर होने का सर्टिफिकेट मिल जाता? विपक्ष ने चुनाव के पहले जातीय दांव चला था। मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में पिछड़ों को बड़ी संख्या में जगह दी, और अब वो दांव खत्म हो गया। हालांकि इसके पहले भी मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में पिछड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि बीजेपी जो है पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी। अब जब कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा, तो एक बार फिर से हिंदू मुसलमान एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये मुस्लिम मंत्री वाला दांव खेला जा रहा है। क्या इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका कि जवाब विपक्ष को भी देना चाहिए, और कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब बीजेपी को भी देना चाहिए। और उन सारे सवालों को लेकर चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, नाजिया इलाही राजनीतिक विश्लेषक हैं, सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता हैं, और चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन शर्मा, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हो रही है कि भाई मुसलमान इस बार मंत्रिमंडल में नहीं। ये टोकनिज्म, ये एक तरीके से ये एक सिंबल वाली राजनीति कि सिर्फ सांकेतिक रूप से तुष्टीकरण करके, सिर्फ माहौल बना के, मुसलमानों को भड़का के उसका वोट लेते रहो, भले उनका कोई कल्याण हो चाहे नहीं हो, फायदा हो चाहे नहीं। देखिए रंजीत जी, आपकी डिबेट में जब मैं बैठा था तो 6 बजे थे, 6:20 हो गए, और 6:20 पे जो काम भाजपा को अगर हमारे प्रेशर पे करना चाहिए वो 20 मिनट में आपने पूरा करा। आपने देश की बात नहीं करी, सिर्फ आपने ये बात करी कि विपक्ष ने क्या पेशेंट खड़ा करा और मुसलमानों के लिए किया, और भाजपा जो है मुसलमानों के प्रति नहीं है। नहीं, मैं आप पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात में देश की जनता को बता रहा हूं। मैं तो अपनी बात में देश की जनता को बता रहा हूं कि कांग्रेस का विपक्ष का नेता प्रवक्ता जो बात करे, नहीं निकलेगा। ये आप ही की बात का जवाब है बीच में कि उसको पहले एंकर का जवाब देना है, फिर प्रवक्ता का देना। बात आती है आपके प्रश्न पे शुरू करते हैं
क्यों 145 करोड़ जनमानस में देश का नागरिक मुसलमान नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री अपने शपथ समारोह के अंदर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को बुला देते हैं और उस मैनेजर को बुला देते हैं जो भगवान श्री राम का लिए अपमानित शब्द बोलता है और उसको स्वागत समारोह में बुला लेते हैं? तब आपने प्रश्न क्यों नहीं खड़ा करा? उस दिन के स्वागत समारोह के अंदर वो व्यक्ति क्यों आया जिसने भगवान राम के ऊपर अपमानित शब्द कहे थे? क्यों बुलाया गया? क्या उसे मुसलमान समझ के बुलाया गया था? अरे क्या उसे हिंदू विरोधी बात कहने के लिए बुलाया गया था? कहां भगवान राम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, भगने नहीं दूंगा रंजीत जी, भगने नहीं दूंगा मैं आपको, भगने नहीं दूंगा। मैं प्रश्न इस बात पे खड़ा कर रहा हूं कि आप चंद्रमोहन शर्मा आप एक जीतन राम मांझी के पीछे पड़े हुए हैं भाई। आपकी पार्टी में ऐसे लोगों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर गिनाने लगूंगा तो पूरा शो निकल जाएगा, इसलिए उस पर मत जाइए। आपसे एक सवाल हमने पूछा, उसका जवाब दीजिए कि जैसे कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की टोकेनिज्म वाली राजनीति कि जिसके जरिए एक तरीके से उनको चेहरे खड़े कर दो, भले उनका विकास हो चाहे नहीं, उनकी स्थिति बदले या ना बदले मुसलमानों की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कैसे भरमा के, उनको कैसे बेवकूफ बनाकर उनका वोट हासिल किया जाए, सारा खेल इस पर होता है। आप चाहते हैं कि मोदी भी उसी तरह की राजनीति करें? अगर रंजीत जी यही शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस का या किसी और प्राइम मिनिस्टर का होता और उसमें भगवान राम के लिए अपमानित शब्द कहने वाला वक्ता गेस्ट बनता, तो आपका क्या उसमें क्लोज होता? यार बात प्रश्न की खड़ी हो रही है। चंद्रमोहन शर्मा, राम पे डिबेट में नहीं कर रहा हूं, राम पे डिबेट नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि सवाल यह है कि आप इस बात का रोना रो रहे हैं, इस बात के लिए विलाप कर रहे हैं कि भाई इस बार मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है, इस बात के लिए रो रहे हैं। इसका जवाब दीजिए ना कि भाई आपने मुसलमानों को अल्पसंख्यक मंत्री तो बना के रखा, लेकिन उससे अल्पसंख्यकों का क्या कल्याण हुआ? उससे अल्पसंख्यकों का कितना कल्याण हुआ? सवाल यह है ना, उससे मुसलमानों का कितना कल्याण हुआ? तो आप जो सिंबोलिज्म वाली राजनीति करते हैं, जो प्रतीकात्मक राजनीति करते हैं, पहचान वाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी यही करें? हिंदू बिल्कुल नहीं। पूरे 10 साल के अंदर भाजपा 6 शब्द पे राजनीति करती रही, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान। 6 शब्द निकाल दो, गुरु प्रकाश जी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके चैनल पे भी वही बात होगी। अब सरकार चंद्रमोहन शर्मा, भाजपा को दे दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट गठबंधन की, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट गठबंधन है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के पहले इस देश में 50 साल 60 साल किसने शासन किया था? प्रश्न भी ना खड़ा करें हम। चंद्रमोहन शर्मा एक मिनट रुक जाइए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई? और जिसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि भाई मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, दलितों से भी खराब है सो कॉल्ड, ये कहा गया। और उस रिपोर्ट के आने के पहले इस देश में 50-60 साल कौन शासन कर रहा था? आप ही कर रहे थे ना, और मुसलमानों को सो कॉल्ड प्रतिनिधित्व भी दे रहे थे आप अपने मंत्रिमंडल में। तो कितना उससे उसका भला हो गया, कितना कल्याण हो गया, ये एक सवाल है ना जिसका कि जवाब आपको देना चाहिए। दे रहा हूं मैं रंजीत जी। देखिए क्या है कि 3 टर्म की सरकार के लिए जिस तरह से 2 व्यक्ति की सरकार हम 2 हमारे 2 हो गई और नेहरू जी के मुकाबले में चली रही, जिसमें नेहरू जी के पहले ट्रम पर 364 सांसद थे, दूसरे ट्रम पे 354 थे, तीसरे पे 361 थे, और आपके पास क्या था? 282, 303 और 240, टोटल में 825। फिर आप नेहरू और मोदी की तुलना करने लग गए। 508 मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका आपने तय कर लिया है कि उसका जवाब नहीं देंगे। रहा देश के अंदर मुद्दे वहीं के वहीं रहे। गुरु प्रकाश पासवान के पास में जाऊंगा। आप चूंकि जवाब नहीं दे रहे ना, आप उन सवालों का जवाब देने की बजाय पता नहीं कौन सा थियरी लेकर आप आए हैं, कौन सा आंकड़ा लेकर आए हैं आप। मैं पूछ रहा हूं कि भाई अगर इतने लोगों को मंत्री बनाया जा रहा था, और जब केरल से एक ऐसे आदमी को भी आप सिर्फ इसलिए कि वो ईसाई है, एक ऐसे आदमी को अगर मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते थे जो चुनाव भी नहीं जीता है, तो भाई एक मुसलमान को भी अगर एक जगह मिल जाती तो क्या फर्क पड़ जाता? इतना छोटा दिल क्यों कर लेती है बीजेपी? नहीं, देखिए रंजीत जी, ऐसा है कि मैं अभी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था। और मुझे लगता है कि ये लोग तैयारी करके नहीं आते हैं, पढ़ के नहीं आते। तारिक मंसूर कौन है? तारिक मंसूर पसमानदा मुसलमान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उत्तर प्रदेश में एमएलसी बने हैं। दानिश रिजवान कौन है? उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, पहली बार कोई पसमानदा मुसलमान मंत्री बना तो अब बना उत्तर प्रदेश में। सईद जुल्फान कौन है? ये जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में चुन करके आने वाले पहले राज्यसभा सांसद हैं।
तो मुझे लगता है आपसे हमें प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। सिकंदर बख्त कौन है? सिकंदर बख्त भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। नजमा हेपतुल्लाह कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? आपको इनकी चिंता नहीं है। आपको चिंता नहीं कि एपीजे अब्दुल कहां है, नजमा हेपतुल्लाह कहां है। आपको किससे मतलब है? बाटला हाउस में इंकाउंटर हो गया, और बाटला हाउस में इंकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे। आपको इनकी चिंता नहीं है। आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपको इसकी चिंता नहीं है कि ट्रिपल तलाक खत्म होता है तो मुसलमान समाज की महिलाओं को लाभ होता है। आपको इसकी चिंता नहीं है। आप लोग तो इस्लामिक तनाव में आकर के, इस्लामिक प्रेशर में आकर के सुप्रीम कोर्ट के इतने प्रगतिशील जजमेंट, जिसका नाम शाहबानो था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुसलमान समाज की तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार मिलना चाहिए, आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने मुसलमान समाज के तुष्टीकरण करने के लिए इस प्रगतिशील जजमेंट को रिवर्स कर दिया। गुरुप्रकाश पासवान, आपकी बात अपनी जगह ठीक है। मैं सवाल कर रहा हूं कि भाई सवाल इस बार सवाल तो मोदी सरकार के इस मौजूदा टर्म को लेकर है ना। ये मोदी 3.0 को लेकर सवाल है। ये सवाल ये है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान के लिए जगह नहीं बचाई गई, निकाली गई। भाई इतना तो कम से कम इतना बड़ा दिल तो रखना चाहिए था ना बीजेपी को। रंजीत जी, आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर दे दिया है। आप जब प्रारंभिक प्रबोधन दे रहे थे तो आपने कह दिया कि या तो सांकेतिक कर दो, या तो सिंबॉलिक कर दो, या काम करो। हम काम नहीं करते हैं, एक मुसलमान को मंत्री बना देते हैं। हम ट्रिपल तलाक खत्म नहीं करते हैं, एक मुसलमान को मंत्री बना देते हैं। मुसलमान समाज की महिलाएं 40% तक अधिक स्कूल और कॉलेज में जा रही है। यह सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। तो तलाक खत्म कर दो, कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान समाज की लड़ाओं को कहा है प्रधानमंत्री जी ने, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरे समझ से परे है। सांकेतिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आगे जाकर के अगर वास्तव में मुसलमान समाज में पिछड़ा समाज, मुसलमान समाज की महिलाओं का किसी ने सम्मान किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। बाकी सभी लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है और बार बार उस समाज के नाम छोटा सा काउंटर लाने का काम किया। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास। सारिका पासवान से जरा जवाब लेते हैं। सारिका पासवान, भाई आरजेडी पहले तो पिछली बार 5 लोगों को टिकट दिया, 5 मुसलमानों को। इस बार 2 मुसलमानों को आपने दिया, वो भी जीत के नहीं आए। तो भाई अगर जब सरकार बनाने की बात आएगी, लोग जीतकर सांसद बन के आएंगे, तो पहली तो प्राथमिकता तो उन्हीं को मिलेगी कि जो सांसद बन के आए हैं। अब आप ही के सांसद हार गए, आपने टिकट भी कम कर दिया, तो भाई आप भी तो घटा रहे हैं ना उनका। आप भी तो ये देख रहे हैं ना, जीत हार का कॉम्बिनेशन और जीत हार का समीकरण आप भी तो सेट कर रहे हैं ना। तो बीजेपी अगर उसमें ऐसा करती है तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो जा रही है? देखिए रंजीत जी, अब मैं उन विषयों पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारे एक प्रवक्ता भाई ने कही थी कि कार्यक्रम की शुरुआत जब हुई और जिस वंदन के साथ शुरुआत हुई, तो मुझे तो थोड़े सच में मुझे 10 मिनट तक लगा कि मैं किसी सत्संग में बैठी हूँ और सत्संग का विषय ही आज मोदी जी के पे ही है। और उसमें भी आपकी कड़ी के साथ गुरु प्रकाश जी ने भी इतने बातें बोली कि दिमाग और मेरा चकरा गया। लेकिन खैर अब मौका मिला है मुझे, तो मैं आपको कुछ तथ्यों से उससे उबर गई हो तो उस सवाल का भी जवाब दीजिए जो हमने पूछा आपसे। नहीं, बस उबरने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़े शब्दावली का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी के लिए किया जा रहा था, मुसलमानों के प्रति उनकी प्रेम को दर्शाया जा रहा था। तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 2001 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तो 2002 में वहां पे बहुत बड़ा एक दंगा और फसाद हुआ था, गोधरा कांड, जिसमें कि आपने देखा होगा कि पूरे देश को हिलाया उस कांड ने। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कई अपने मंचों पे कहा था कि इनको कपड़े से पहचानो, टोपी से पहचानो। एक इनके ही कैबिनेट मिनिस्टर है, नहीं वो तो क्या, अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा था कि भाई आपको रामजादे की सरकार चाहिए या आपको हरामजादे की सरकार चाहिए? इतिहास से निकलने की जरूरत है सारिका पासवान। कहां इतिहास में फंसी हुई हैं? तब से साबरमती से लेकर और यमुना में कितना पानी बह गया, अहमदाबाद से लेकर और दिल्ली तक की तस्वीर कितनी बदल चुकी है। कहां आप उसमें फंसी हुई हैं? मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि भाई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो भाई आपके पार्टी में भी प्रतिनिधित्व घट रहा है। आपने भी 5 की जगह 2 ही टिकट दिए और वो भी दोनों जीत के नहीं आ पाए। आप ही को बनाना होता किसी सांसद को मंत्री, तो किसको बना देते आप?
सवाल नहीं, ये है ना। मैं आपके ही तो प्रश्नों का, आपके ही तो सवाल का जवाब दे रही हूँ। देखिए, शुरुआत ही हुई थी ये मोदी जी की वंदना के साथ, तो मोदी जी की जो की गई हरकतें हैं, उन हरकतों से भी तो आपको मुझे याद दिलाना पड़ेगा। ये सारी हरकतें भाई जो है उन ना, मोदी जी हरकतों और को मोदी देश जी के जानता साथ है। जो लोगों ने किया सारिका था, पासवान और उन किसने हरकतों कहा को देश था, देख दिल्ली चुका के है पूर्व और उसके सांसद ने बाद कहा उनको था, तीन बार कटुआ मुख्यमंत्री और तीन बार प्रधानमंत्री बना चुका है। आप हो कहाँ सकता है कहाँ रंजीत फंसी जी, हुई ये हैं? शब्द आपके आप कानों को कहाँ इतिहास सुकून में ना फंसी दे हुई रहे हो, हैं? लेकिन ये वो शब्द है रंजीत जी, आप मेरे उस हो सवाल पे सकता है लौटिए जिस पर हम चर्चा सही कर रहे हैं आज, बातें आपके कानों जिस को पे हम सुकून चर्चा नहीं कर रहे देती हैं। होंगी, एनीवे, लेकिन हम ये वही एक शब्द बार हैं जो नाजिया मोदी जी ने इलाही के कही पास थी, चलते हैं। नाजिया और इलाही मोदी खान, जी के साथ ये साथ सवाल सारे लोगों ने ये कहा था, सवाल आपको दिल्ली कितना के पूर्व वैलिड लगता सांसद ने है कहा था, कि अगर कटुआ कोई मुल्ला, मुस्लिम और क्या मंत्री ऐसे नहीं है, भूमिका इसका नहीं मतलब है ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, और ये अगर कोई मुस्लिम मंत्री नहीं बनेगा तो मुसलमानों का कल्याण नहीं हो सकता, उसका फायदा नहीं हो सकता। देखिए, मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ कि कोई मुसलमान मंत्री नहीं बना, क्योंकि हमारे देश में जब 53 साल कांग्रेसियों की सरकार चल रही थी तो 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री थे, और आज भी अगर डेटा उठा करके देखा जाए तो हम दलित से भी पीछे हैं शिक्षा में। आज मुसलमान बेटियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, किसी भी तरीके से तलाक के डर से अपने आप को छुपा नहीं रही हैं, बल्कि बची हुई हैं और पूरे सम्मान के साथ बची हुई हैं। मैं मुसलमान हूं और मैं पेशे से वकील भी हूं, और 3 तलाक में सबसे यंगेस्ट काउंसिल भी रह चुकी हूं। तो मैंने देखा है अपनी नजरों से कि किस तरह से मुसलमान 3 तलाक के पक्ष में बात किया करते थे। मैं जानना चाहती हूं कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी में एक भी हिंदू नहीं है, तो क्या असदुद्दीन अवैसी की पार्टी हिंदू विरोधी है? पीस पार्टी में एक भी हिंदू नहीं है, तो क्या पीस पार्टी इस भारत में, इस राष्ट्र में, इस भूमि पर हिंदू के खिलाफ की पार्टी है क्या? मुझे जानना है ये सब मामले में भी। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार 10 साल में मुसलमान बेटियों के पीठ पर पंख लगा। पहली बार 10 साल में मुसलमान बेटियां अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस की हैं। जिस तरह से यूसीसी की बात हुई, सारी मुसलमान बेटियों ने वोटिंग के माध्यम से बताया कि वो यूसीसी का समर्थन करती है। अच्छा हुआ कि कोई मुसलमान मंत्री कम से कम शिक्षा मंत्री तो नहीं बना, क्योंकि फिर वही करता कि जो बाबर ना भारत में पैदा हुआ और ना भारत में मरा, पर उसके नाम का हमारे गले में ताबीज बांधा जाता और हमें बताया जाता कि मुसलमान बेटियों का हलाला भी हो सकता है, मुसलमान बेटियां 4 बीवियां एक साथ रह सकती हैं, हमारा निकाह मुत्ता होता, हमारा यात्री निकाह होता। तो मुसलमान महिलाओं को पता है कि उनके ऊपर कितना अत्याचार इस इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हो चुका है और होता आया है। मुसलमान बेटियों के शिक्षा के लिए आज तक कोई नेता मंत्री इंडिया अलायंस का नहीं होता है, लेकिन हिजाब पहनाने के लिए सब रोड पर आ जाते हैं। तो नाजिया इलाही जो सवाल उठा रही हैं उसका जवाब आपको देना चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा, आपको इसका जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत वैलिड सवाल है मैं देता कि भाई जो काम इस सरकार में हो रहा है वो आप करने में नाकाम रहे और सब दिन मुसलमानों का ही ढोल बजाते रहे कि भाई हाँ हम तो मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े झंडा बरदार हैं, लेकिन मुसलमानों को हमेशा हाशिए पे रखा आपने, और इस सरकार ने वो किया जो आप कभी नहीं कर सके। रंजीत भाई, रंजीत जी डिस्टर्ब मत करिएगा, जैसे आपने उनकी बात सुनी थी मुझे भी बोलने दीजिएगा। बिल्कुल मेरी बहन का दर्द स्वाभाविक है, जल्दी बोलिए, दर्द के साथ समय कम लेकिन है। उनके, अरे सुन लीजिए, मैं उनके दर्द के साथ हूं, लेकिन उनके दर्द में एक बात जोड़ना चाहता हूं। अभी जो संघ के शांतनु सिन्हा है, जिन्होंने अमित वाले पे ब्लेम लगाया है कि वो भाजपा के जो नेताओं के साथ अनैतिक संबंध बनाते हैं, उसका क्या करेंगे आप? कुणाल पांडे का क्या करेंगे? ब्रिजभूषण का क्या करेंगे? और उसका प्रद्र रमन्ना का क्या करेंगे? कुलदीप सेंगर का क्या करेंगे? संदीप सिंह का क्या करेंगे? चमनिया राउत का क्या करेंगे? अरे इतने बड़े नाम जब भाजपा के अंदर, चंद्रमोहन शर्मा, एक बार फिर से आप उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे। भाई अगर आपने तय कर लिया है, कुछ लिख के ले आए हैं आप और वही बातें आपको यहाँ बोलनी है, तो आप बता दीजिए, हम आपको 2 मिनट अलग से दे देंगे, आप पढ़कर चले जाइएगा। लेकिन अगर बहस करनी है तो उस सवाल पे आइए जो हमने पूछा आपसे। सरकार के अंदर मणिपुर गौण है, मणिपुर के अंदर 1 साल की हत्या से गौण है, और आप कहां जा रहे हैं? मटन मुस्लिम पे।
अरे मीट मटन मशरूम मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान अरे के आप, मैं अलग देश पूछ रहा नहीं हूं है क्या? आपसे कि भाई देश के आपने अंदर आज मुसलमानों को मणिपुर टिकट के आधा अंदर क्यों कर दिया? महिलाओं को आधा क्यों एक कर दिया साल से आपने? आज भी वहाँ आत्महत्या हो रही है, आज भाई भी चंद्रमोहन बलात्कार हो रहे चंद्रमोहन हैं। शर्मा उस पे चर्चा चंद्रमोहन करते शर्मा हैं मैं क्या? पूछ रहा हूं कि आपने अरे अब तो देश मुसलमानों की को सरकार ने आपको मत आधा बना टिकट दिया क्यों बांटा? भाई मैं पूछ रहा हूं ना कि पिछली बार के मुकाबले आधे टिकट क्यों दिए आपने? बढ़ाना चाहिए था आपको। हमेशा मुसलमान महिला हमने विरोधी कितने रही है। बांटे ये देश जानता है। भाजपा ने लीजिए। मुसलमानों की पसमंदा राजनीति करी। जब अपनी सहूलियत के लिए पसमंदा राजनीति को आप अपने हित में करते हो, तो देश की राजनीति के लिए जो देश का नागरिक है मुसलमान और अरे लोकतंत्र के पिछली बार पटावे के ऊपर 34 मुसलमानों को आपने टिकट दिया, इस बार 19 को दिया। तो भाई आपने भी कुछ सोच के दिया होगा ना, आपने भी तो लड़ाई देखी होगी कि कौन बेहतर लड़ सकता है। इसलिए आप, तो भाई अगर बीजेपी ये काम करती है तो आपको तकलीफ होने लगती है। से ज्यादा नैतिक संबंध बनाने वाला सांसद जो हारा, उसका क्या करेंगे? मैं पूछ रहा हूं एक सवाल, 34 से 19 पे क्यों आ गए? 34 प्रत्याशी के बजाय 19 प्रत्याशी क्यों उतारे आपने इस बार मुसलमानों के? आपने आधा क्यों कर दिया? प्रेम आधा हो गया आपका? अरे मैं पूछ रहा हूं 400 से ऊपर जाने वाली पार्टी 240 पे क्यों आ गई? 400 का दम रखने वाली उस देश के प्रधानमंत्री, भाई सवाल तो आप उठा रहे हैं ना, सवाल तो आप उठा रहे हैं कि भाई मुसलमानों को मंत्री क्यों नहीं बनाया, मुसलमानों को मंत्री क्यों नहीं बनाया? तो वही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुसलमानों को टिकट आधा क्यों कर दिया? गठबंधन पे क्यों उतर गई उस निकम्मा दल एनडी? मैं चाहता हूं कि जरा लोगों की राय भी आप शामिल कर लें, लोगों की राय भी शामिल करें कि जरा देखते हैं कि इस आरोप पर लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जरा दिखाइए। हमने सवाल पूछा था कि किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाने के मोदी के फैसले को आप कैसे देखते हैं, और इस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं लोग? 91% लोग कह रहे हैं कि मोदी दिखावा नहीं करते, और सिर्फ 3.5% लोग कहते हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। 5.5% लोग कहते हैं कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व जरूरी है, ये होना चाहिए था, लेकिन 91% लोग मानते हैं कि ये दिखावे वाली राजनीति नहीं करते। सवाल नंबर 2, हमने पूछा था कि मुस्लिम मंत्री ही मुसलमान का कल्याण कर सकते हैं क्या, और इस सवाल के जवाब में कह रहे हैं 57% लोग कहते हैं कि ये विपक्ष का झूठा नैरेटिव है, और 40% लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई मुसलमान मंत्री ही मुसलमान का भला कर पाएगा, कोई भी कर सकता है। और सवाल नंबर 3, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? और इस नैरेटिव के जवाब में, इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए, इसका भी जवाब दिखाइए। ये विपक्षी साजिश है ऐसा मानने वाले लोग 61% लोग हैं, और करीब 36% लोग कह रहे हैं कि बाकी अल्पसंख्यकों की अनदेखी की साजिश है, अनदेखी का प्लान है, इसलिए इस तरह की बातें कही जाती है। और सिर्फ 3% लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी में मुसलमानों की स्थिति सबसे खराब है, इसलिए हर बार माइनॉरिटी और मुसलमान एक साथ बोला जाता है। तो ये है लोगों की राय। अब इसको देखने के बाद भी चंद्रमोहन शर्मा, अगर आप ये कहेंगे कि भाई लोग आपके इस आरोप पर कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये आपको एक बार इसके जवाब देख लेना चाहिए। एक बार गुरु प्रकाश के पास जाता हूं मैं। गुरु प्रकाश भाई, ये इन्होंने अपने टिकट घटा दिए मुसलमानों के, सारी इंडी गठबंधन की सारी पार्टियों ने करीब आधा कर दिया टिकट पिछले बार के मुकाबले, फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमान जो है वो, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो ठीक नहीं है बीजेपी में। ठीक है, बीजेपी में तो ठीक नहीं है, आपके यहां ठीक क्यों गड़बड़ा रहा है, इसका जवाब नहीं देते हो। नहीं रंजीत जी, उनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब पहली बार 2014 में दिल्ली आए, उन्होंने तभी कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। न धर्म के नाम पे, न जाति के नाम पे, न भाषा के नाम पे, न क्षेत्र के नाम पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। लेकिन आज तक देश में सिस्टम क्या था, देश में मोडस ऑपरेंडी क्या था? जो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कहते हैं 2007 में सार्वजनिक रूप से कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, उन्होंने क्या किया? अभी नाजिया जी ने बहुत अच्छी बात बोली, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में यह कहा गया, तो आपने इतने लंबे दशकों तक शासन किया, आपने मुसलमानी के लिए कुछ नहीं किया। आपके यूपीए कैबिनेट में कितने मुसलमान मंत्री थे आप बता नहीं पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होता है, आपको काम करना पड़ता है। मोदी जी के पिछले 10 वर्षों में कितने कम्युनल वायलेंस हुए हैं हम पूछना चाहते हैं आपसे। आप यूपीए के 10 साल का रिकॉर्ड और एनडीए के 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, कम्युनल हार्मनी एनडीए के समय ज्यादा रही है। मोदी जी को मुसलमान राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, 10 से अधिक मुसलमान राष्ट्रों ने मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। तो उनको कुछ नहीं पता है, आप ही को सब पता है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं पहले भी कहा है कि मुसलमान समाज में महिलाओं
की बात, मुसलमान समाज में गरीबों की बात यदि किसी ने किया है, यदि उनको केंद्र बिंदु में कोई लेकर के आया है तो नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं। पसमानदा की बात हो, महिलाओं की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, 370 की बात हो, 370 में तो जो जम्मू कश्मीर में मुसलमान महिलाएं रहती थी वो किसी और से शादी कर लें जो जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाला है, उनके बच्चों को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है, ये सवाल और सिर्फ ये सवाल पहले भी उठा चुका हूं। 20-30 सेकंड में अगर आप जवाब देना चाहें, अगर इसी का जवाब देना चाहें तो, अगर कोई और बात आप कहेंगे तो फिर मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन अगर इसका अगर पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना चाहें तो जरूर दीजिए 20-30 सेकंड में। कि भाई एक तरफ पहली बात जो ये कह रहे हैं कि इसका सरकार आपकी 60 साल आपने राज किया और उसके बाद भी रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से खराब है, उसकी जवाबदेही तो आपने नहीं ली। देखिए, अगर सब कुछ चंगा था तो 303 से 240 पे भाजपा क्यों आई? और अगर भाजपा का नैरेटिव के अंदर जो गुरु प्रकाश कह रहे हैं वो सब कुछ देश की जनता समझ गई थी, तो फिर भाजपा को अल्पमत में जो देश की जनता ने दिया, ये आपकी हार है और आपकी नीतियों की हार है, आपकी तुष्टीकरण की हार है, आपके देश के अंदर जो दुर्विकास पैदा करा, सवाल का जवाब नहीं देंगे जो हमने पूछा, पार्टी की बात है, आप उसका जवाब नहीं देने को तैयार हैं। चलिए कोई बात नहीं, देश का मूड मीटर में हमारे पास इतना ही वक्त था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।